हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, उसका क्या फार्मूला निकल करके आता है। आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पिछली वाली अगर क्लास हमारी नहीं देखी है जिसमें हमने पढ़ा था पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो पहले वो देख लीजिए, तो फिर ये वाली कहानी धीरे धीरे समझ में पूरी तरीके से आ जाएगी। तो कुछ थोड़ा सा उससे कठिन है। क्या कठिन है ये आपको देखना है, क्या आपको चेंज करना है पहले वाले डेरिवेशन में उस वाले डेरिवेशन में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत की बातें तो वही हैं जो ऊपर जाने पर जी के मान परिवर्तन में हम लोगों ने किया था कि अगर पृथ्वी, अगर हम मान लें पूर्णतया गोल है, पहले आप पृथ्वी को पूर्णतया गोल मान करके ही आपको डेरिवेशन करना है, चाहे ऊपर जाने वाला हो चाहे नीचे जाने वाले पिन गुरुत्वाकर्षण मान परिवर्तन की बात करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं पृथ्वी का जो केंद्र है वो O है, इसका द्रव्यमान है me और इसकी जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं RE है, ठीक है। अब जब हम कोई पिंड इसके तल पर रखें, पहले सबसे पहले जिसका द्रव्यमान है m, इसके तल पर रखा तो क्या करेगी, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी। उस आकर्षण बल का मान हम ज्ञात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल से GME बटे R स्क्वायर। सेंटर से दूरी है RE, इसका द्रव्यमान है m, पृथ्वी का द्रव्यमान है me। तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लगा करके Gm1 m2 बटे R स्क्वायर से m1 का काम कौन कर रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 काम कौन कर रहा है, स्मॉल m, दूरी कौन काम कर रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो इस तरीके से इतना गुरुत्व बल लगेगा और पृथ्वी उसको अपने ओर आकर्षित करेगी तो उसका एक भार भी होगा mg। तो वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों इस पिंड पर लगने वाले बल के फार्मूले हैं और चूंकि एक ही पिंड पर लगने वाले फार्मूले हैं, इस कारण से दोनों के जो मान होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। पृथ्वी घसीटेगी अपने गुरुत्व बल के कारण GME बटे R स्क्वायर से, उसका जो भार होगा वो mg के बराबर होगा। तो इसकी भाषा आप सिंपली वही लिखेंगे जो इसके पहले वाले क्लास में लोगों ने पढ़े थे, जब ऊपर जाने के जी मान परिवर्तन जब पढ़ रहे थे उसमें। तो उसमें लिखे माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या RE है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है, पृथ्वी तल पर मान लिया कि गुरुत्वीय त्वरण g है, ठीक है ना। और जब पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान का एक पिंड रखते हैं तो उस पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल GME बटे R स्क्वायर पिंड के भार mg के बराबर होगा। तो इसको जरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो, mg बराबर GME m अपान RE स्क्वायर। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो सेम कंडीशन थी पहले वाले के तरीके। अब आपको क्या करना है, अगर हम पिंड को पृथ्वी तल से h गहराई पर नीचे ले जाएं, तो देखो जब पिंड m को पृथ्वी तल से h गहराई पर, h गहराई पर ले जाते हैं जहां पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g डैश है। यह हमने मान लिया कि जब हम, अब जरा पिंड को यहां हटाएं, पहले तो यहां रख करके हमने एक समीकरण बना लिया। अब जरा इसमें गड्ढा खोदें और पृथ्वी के अंदर चले जाएं, यहां इतनी गहराई पर, ठीक है ना। पृथ्वी की त्रिज्या तो आप कहीं से भी नाप सकते हैं, ये पृथ्वी की त्रिज्या है RE, ठीक है ना। अब जरा पिंड को हम यहां पर रख दे, उसी पिंड को जो ऊपर रखा था जिसका द्रव्यमान था m, ये मान लेते हैं इस बिंदु P पर हमने इस पिंड को रख दिया। तो ये गहराई, कितनी गहराई पर गए हम, h गहराई पर गए, तो सेंटर से दूरी कितनी होगी इस पिंड की, बताओ। जब
टोटल यहां से यहां तक की दूरी है आर ई, उसमें से एच इतनी कम हो गई, कितनी बचेगी डिस्टेंस, कितनी बचेगी हमारे पास आर ई माइनस एच, इतनी डिस्टेंस बचेगी। तो निकालना है कि अब जरा पृथ्वी द्वारा इस पर कितना भार लगेगा या कितना गुरुत्व बल लगेगा। ठीक है ना, गहराई पर से जी का मान बदल जाएगा तो भार भी उसका चेंज हो गया, एम जी डैश हो जाएगा। ठीक है ना, और गुरुत्व बल कितना लगेगा, जी एम ई एम बट्टे आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि अब जो पृथ्वी इस पर जो आकर्षण बल लगाएगी, पृथ्वी का केवल इतना भाग उसको आकर्षित करेगा बस, जिसकी त्रिज्या है आर ई माइनस एच। बाहर वाला जो पार्ट कट गया ऊपर, वो इस पर कोई बल नहीं लगाएगा। तो इस वाले पार्ट का द्रव्यमान हमको मानना पड़ेगा एम ई डैश। समझ में आया, इस वाले पार्ट जो पृथ्वी सिर्फ इस वाले पार्ट से आकर्षित करे, क्यों बाहर वाला पार्ट क्यों आकर्षित नहीं करेगा, उसका भी कारण हम बताएंगे। लेकिन अभी मान के चलो कि पृथ्वी का सिर्फ ये वाला पार्ट यहां पर एक्टिव रहेगा, जिसकी त्रिज्या है आर ई माइनस एच। ऊपर वाला पार्ट इस मास के लिए कोई गुरुत्व बल नहीं लगाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, जब यम द्रव्यमान, जब पिंड एम को पृथ्वी तल से ऐसी गहराई पर ले जाते हैं जहां पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है, तो पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल कितना होगा, जी एम ई डैश लगाएंगे यहां पर, तो पूरा पृथ्वी का द्रव्यमान यहां पर काम नहीं करेगा। ठीक है, एम ई डैश अपान एम आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। बात समझ में आया ना, बस यही अंतर है इसमें और उसमें। और ये एम ई डैश का मान भी हमको निकालना पड़ेगा, जो इतना पार्ट बचा उसका द्रव्यमान कितना हो। तो पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल एम ई डैश एम अपान आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, पिंड के भार एम जी डैश, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण मान लिया यहां पर कितना हो गया है, जी डैश के भार एम जी डैश के बराबर। ये बात हम लोगों ने यहां पर लिख ली। तो इक्वेशन के फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई डैश एम अपान आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो यहां तक नोट करो, जल्दी से नोट कर लिया। फिर आपको वही कहानी दोहरानी है, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देना है। तो जरा एम ई डैश क्या है, जरा इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इसको नोट कर लो पहले। जहां एम ई डैश पृथ्वी का वह प्रभावी द्रव्यमान है जिसकी त्रिज्या आर ई माइनस एच है। पृथ्वी का वो प्रभावी द्रव्यमान है, पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान काम नहीं करेगा, सिर्फ उसका पार्ट जिसकी त्रिज्या है आर ई माइनस एच। अब हम क्या करें आगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो समीकरण नंबर जरा 1 2 में 2 समीकरण ये लिखा है, एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई डैश एम अपान आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, और डिवाइड जब करेंगे एम जी समीकरण नंबर 1 से, तो एम जी और इसको डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, आर ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है।
अब जरा इसको आगे सॉल्व करना है फिर। तो सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, ठीक है। अब जो बचेगा उसको लिख लो जरा, g डैश अपॉन g, यहां पर बचेगा m e डैश अपॉन m e इंटू r e स्क्वायर अपॉन r e माइनस h का होल स्क्वायर। इसको डाल लो क्वेश्चन नंबर 3। जो m e डैश जो हमने कहा, अभी हम देखो एक चीज और बता दें, हमने कहा कि इसका केवल इतना पार्ट ही इसको आकर्षित करेगा, इसका द्रव्यमान m e डैश। तो क्यों ऐसा होगा कि यहाँ पे रखा जाएगा तो ऊपर वाला क्या जो अर्थ जो है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आकर्षित नहीं करेगी, ऊपर की तरफ आकर्षित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हमने जब पढ़ा है खोखले पिंड की जब बात होगी, कोई गोला है, खोखला गोला है, तो उसके अंदर उस गोले का जो गुरुत्वीय क्षेत्र होगा वो शून्य होता है। तो जब हम पृथ्वी के अंदर जब यहां पहुंच जाएंगे तो इसका वाला उसका व्यवहार कैसा होगा, ये पृथ्वी इतना पार्ट केवल ये बचा यहां, ये अब पिंड हमने यहां रखा इस जगह इसके अंदर, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट जो होगा उसके लिए, ये जो पिंड रखा हमने उसके लिए ये वाला जो पार्ट है वो तो एक खोखले गोले की तरह काम करेगा, और खोखले गोले के अंदर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो शून्य होता है। इस कारण से ये वाला जो पार्ट है इस पिंड पर कोई बल नहीं लगाएगा, जो गुरुत्वीय क्षेत्र ही नहीं है इसका, तो गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं तो गुरुत्व बल भी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? इस कारण से हम केवल इतने वाले पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, जो ये वाला अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या आर ई माइनस एस मानी। इस कारण से हम बाहर वाले को नहीं कंसीडर करते हैं। जो मास बाहर चला गया कटने के बाद उसकी कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसको डिटेल में अगर जानना है तो आप हमारा जो गुरुत्वीय क्षेत्र वाला जो लेक्चर है उसको देख लीजिए, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि अंदर वाला खोखले गोले के अंदर कितना गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। तो इस कारण से इस यहाँ पर एम ई डैश लिया गया है। अब जरा एम ई डैश और एम के मान जब निकालो तब तो ये आगे सॉल्व हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करें हम कि यदि पृथ्वी का घनत्व, क्योंकि घनत्व तो पार्ट कटने से घटता नहीं है, थोड़ा पार्ट ले तो घनत्व कम हो जाएगा, वो तो चाहे पूरा लो चाहे आधा लो, जो घनत्व है वो फिक्स रहता है। तो यदि पृथ्वी का घनत्व रो है तो एम ई का मान कितना होगा? अच्छा, द्रव्यमान कितना होता है? आयतन गुणते घनत्व। तो आयतन कितना होगा? अगर पूरा द्रव्यमान ले रहे हैं तो पूरा आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो उसका आयतन हो गया, इंटू आयतन गुणते घनत्व। और एम ई डैश का मान कितना होगा? जब पार्ट ले रहे हैं उसका तो उस पार्ट का कितना आयतन होगा? तो पार्ट का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, और पार्ट की जो त्रिज्या होगी, जो गोले जो पृथ्वी का जो भाग ले रहे हैं उसकी त्रिज्या आर ई माइनस एच का होल क्यूब, ये उसका आयतन हो गया, इंटू 2। तो ये एम ई डैश का मान निकालिए। ये जरा एम ई डैश और एम दोनों की वैल्यू हमको समीकरण नंबर 3 में रखनी है। इसको नोट करो जरा पहले। ये यहां पर वैल्यू रखो। तो क्या एम ई व एम ई डैश का मान समीकरण 3 में रखने लिख सकते हैं। तो रख दो जरा, क्या वैल्यू हो जाएगी? जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू एम ई डैश। एम ई डैश का मान कितना है? 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब, ये आ गया, अपॉन इंटू 2 भी है, इंटू 2 अपॉन एम ई की वैल्यू कितनी है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर ई क्यूब इंटू, ये तो हो गया एम ई डैश और एम की वैल्यू, इंटू ये बाकी जो चीजें लिखी है उसको आप ऐसे लिखा जाने दो, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करो फिर, तो कुछ पार्ट कटा है तो उससे कट जाएगा, इस रो से रो भी कट जाएगा।
आर ई स्क्वायर से ये इसकी घात खत्म हो जाएगी, ऐसे आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर इसकी घात खत्म हो जाएगी, तो क्या बचा उसको जरा नोट करो। तो बचेगा हमारे पास g डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या बचा, यहां पर बचा आर ई माइनस एच, यहां पर बचा और सारा कट गया, नीचे यहां पर क्या बचेगा आर ई, बाकी सब कुछ कट गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, g डैश इक्वल टू जी, और इसको लिखा जा सकता है अलग अलग डिवाइड करा करके 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से याद कर लेना है कि पृथ्वी तल से अगर नीचे जाएंगे तो g के मान में परिवर्तन कैसे होता है, h का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये जो पूरा मान है वो घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये 1 में घट रहा है, जितना ज्यादा संख्या घटाओगे वो वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब h का मान जैसे बढ़ाएंगे g डैश का मान वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, अतः यहां पर लिख सकते हैं, अतः पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो ये तो प्रूव कर लिया हम लोगों ने, यानी सिंपली यहां भी कह सकते हैं कि g डैश इज लेस देन g होता है। ये मतलब है जैसे पृथ्वी तल से नीचे, पृथ्वी तल पर तो गुरुत्व त्वरण कितना है g है, पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तो g का मान घटेगा, क्योंकि h का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो g डैश का मान अपने आप घटने लगे। ये वाला फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, पृथ्वी तल से नीचे जाने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब जरा इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या देखो निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, यहां तक आप कर लेंगे एग्जाम में, अगर परिवर्तन की बात आता है तो आपको यहीं तक करना है, इसके अलावा भी कुछ जानना है जरा वो हम लोग देखते हैं आगे। अगर हम इस फार्मूले को इस तरीके से लिखें, g डैश इक्वल टू जी, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इस जगह g और यहां पर देखो आर ई माइनस एच का मतलब क्या है, आर ई माइनस एच क्या है, केंद्र से इस पिंड जहां पर रखा है यानी जो प्रेक्षण बिंदु है उसकी दूरी है ये, और उस दूरी को क्या लिखा है आर ई माइनस एच। अगर हम दूरी को आर ई माइनस लिखने के बजाय क्या लिखते हैं आर है, सेंटर से दूरी अगर आर है तो या तो आर ई माइनस एच क्या लिख सकते हैं हम लोग आर अपॉन आर ई, ऐसा लिख सकते हैं ना, जहां जो r है किसके बराबर है आर ई माइनस एच, क्या चीज है ये, पृथ्वी के केंद्र से जो प्रेक्षण बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु हमने कौन सा लिया है P, जहां पर हम पिंड को रखा है, प्रेक्षण बिंदु P की दूरी। अब देखो सेंटर से दूरी अगर देख रहे हैं तो सेंटर से दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी सेंटर से दूरी बढ़ेगी किस तरफ जाएंगे हम, सतह की ओर, तो जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे g का मान क्या होगा बढ़ेगा, ये सूत्र बता रहा है। जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे यानी r का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा तो g डैश का मान भी बढ़ता जाएगा, और जैसे सेंटर की ओर आएंगे यानी गहराई में जाएंगे वैसे वैसे g का मान घटता जाएगा। तो बात है कि आप दोनों तरीके से कह सकते हैं कि अगर h का मान बढ़ाओगे इसका मतलब सेंटर की ओर आ रहा है, तो ओर आ रहा है इसका मतलब r का मान क्या हो रहा है घट रहा है, तो r का मान घटेगा तो g डैश का मान भी घट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को जरा हम थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ें लेकर के तो क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर कंडीशन हम लगा देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जी आर ई स्क्वायर इक्वल टू होता है जी एम ई, ये होता है, तो अगर हम यहां से g की वैल्यू अगर निकाल लें तो क्या आ जाएगा, जो स्मॉल जी कैपिटल जी के बीच रिलेशन होता है वो यही तो होता है। ये जरा g की वैल्यू अगर यहां लगाओगे तो g डैश का मान क्या निकलेगा, जी एम ई
जी एम ई अपान आर स्क्वायर और एक ये आर, तो कितना हो जाएगा आर ई क्यूब इंटू आर। अब देखो यहां पर तो सब कुछ कांस्टेंट आपको देखने लगेगा, यहां भी दिख रहा था इस पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या कांस्टेंट मान लें तो यहाँ जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और हम दूसरे रूप में लिख लिया तो जी एम ई बटे आर क्यूब इंटू आर लिख लिया। ये अगर कांस्टेंट मान लिया जाए पूरा, जी कांस्टेंट होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान ये भी कांस्टेंट, आर ई को भी कांस्टेंट मान लिया जाए तो जी डैश का मान जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर के, यानी आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जी का मान जी डैश का मान भी बढ़ेगा। और आर बढ़ने का मतलब यानी कि गहराई बढ़ रही है, आर बढ़ने का मतलब है और सतह की ओर जा रहा है। आर क्या है, सेंटर से दूरी है उस बिंदु की जहां पर हम प्रेक्षण कर रहे हैं, ठीक है ना, जहां पर हमने एम द्रव्यमान का पिंड रखा है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे आर का मान बढ़ेगा, और जब सतह पर पहुंच जाएंगे तो आर का मान बढ़ करके सबसे ज्यादा हो जाएगा, और जब सतह से ऊपर जाने लगेंगे तो फिर जी का मान क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। तो दोनों चीज सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे पृथ्वी के अंदर जब तक रहेंगे तब तक जी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते सतह पर जी का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये तो बता रहा है सूत्र। और उसके बाद फिर सतह से जब बाहर चले गए तो फिर पृथ्वी के बाहर जाने वाला सूत्र लगेगा, कंडीशन लगेगी, क्या होगा, पृथ्वी तल से बाहर जाएंगे तो भी जी का मान फिर घटने लगेगा। तो ये वेरिएशन हमको देखना है, इसको ग्राफ द्वारा भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और अगर हम पृथ्वी के अंदर जाने लगेंगे और जाते जाते आर का मान अगर हम जीरो कर दें यानी सेंटर पर पहुंच जाए तो क्या होगा, आर का मान जीरो, आर का मान अगर जीरो तो जी डैश का मान भी जीरो हो जाएगा। तो ये सूत्र बताता है कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता क्यों, क्योंकि अब रीजन आप सूत्र से दिखाना है, क्योंकि आर का मान जीरो आएगा या एच का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर ई के बराबर। एच का जो मान होगा यानी जब सेंटर पहुंच जाएगा तो एच जो गहराई होगी इसके बराबर हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो अगर एच का मान आर ई यहां रख दो इस वाले फार्मूले में, एच का मान आर ई रख दोगे तो आर ई माइनस आर ई क्या हो, जीरो, तो जीरो हो जाएगा, तो जी डैश का मान भी जीरो हो जाएगा। या आर का मान अगर जीरो कर दोगे यहां पर तो भी जी डैश का मान जीरो हो जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जी का मान किस प्रकार से बदलता है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, ठीक है ना। अगर हम दोनों को मिला दें कि ऊपर जाने पर जी के मान परिवर्तन और नीचे जाने पर जी के मान परिवर्तन को एक साथ अगर किसी ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करें तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं एक ग्राफी निरूपण की। तो जी के मान में परिवर्तन का ग्राफीय निरूपण, कैसे हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जी के मान को ऊपर या नीचे जाने पर कैसे बदलता है। उसके देखो हम लोग पढ़ रखा है कि ऊपर जाने पर पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर, यानी क्या निष्कर्ष निकला था, आर स्क्वायर। तो जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 अपान आर स्क्वायर के। ये तो ऊपर जाने पर जी का मान, जैसे ऊपर जाएंगे यानी आर का मान जैसे बढ़ेगा वैसे जी का मान घटता है। और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर तो जी डैश का मान क्या निकाला हम लोगों ने, जी एम ई अपान आर ई क्यूब और इंटू आर। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है
कि जी डैश का मान है वो पृथ्वी के केंद्र से जब दूर जाएंगे तो जी डैश का मान बढ़ता है, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है जी का मान? पृथ्वी के केंद्र पर जी डैश का जो मान होता है वो 0 होता है। ये तीन चीजें हम जो निकाल चुके हैं इनका जरा यूज करेंगे अपने ग्राफ को प्रदर्शित करने में। तो ग्राफ बनाने क्या करते हैं हम लोग, मान लिया हमने ये पृथ्वी लिया है, ठीक है, जिसका सेंटर है O, इसको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहां पर बना लेंगे। ये इसका मूल बिंदु है, इस तरफ हम रिप्रेजेंट, ये हमारा एक्स अक्ष है ये, और ये है वाई अक्ष। इस तरफ क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, आर को, सेंटर से ऐसे दूर जाएंगे, और ये इसका सेंटर है। तो अब देखो यहां जब जी, यहां पर क्या है जी डैश, यहां पर जो सेंटर पर जो है वो जी का मान कितना है, जी डैश का मान है 0, ठीक है। जैसे जैसे सेंटर से बाहर आएंगे, यानी सेंटर से जैसे जैसे बाहर आएंगे यानी सेंटर से दूर जाएंगे, वैसे वैसे आर का मान तो बढ़ेगा, यानी यहां तक तो आर का मान बढ़ता जाएगा, ऐसे समझ रहे हैं। और ये डिस्टेंस का यहां पर कैसे परिवर्तन हो रहा है, जी डैश का जो मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, कहां तक, जब तक उसके सतह पर नहीं पहुंच गए। और जब सतह से बाहर जाएंगे वैसे तो जी डैश का मान बढ़ रहा है, और से जब सतह से बाहर जाने लगेंगे तो जी का मान ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो उसका जी का मान कैसे घटता है, इस तरीके से। ये जी डैश का जो परिवर्तन है वो 1/r² के इक्वल है। समझ में आ रहा है। तो सेंटर पर जी का मान 0, और सेंटर से जब सतह तक आएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक कर्व के रूप में इसका ग्राफ बनेगा। इस तरीके से हमें दिखा सकते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किस प्रकार से चेंज होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। और आज क्लास हमारे पास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग इसके जो 2 परिवर्तन पढ़ने रह गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।